क्यों ये बयान दिया, कैसे दिया, ये उनसे सवाल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम उनके तर्जुमान नहीं हैं। नहीं, लेकिन जिस डिबेट में जो डिबेट चल रहा था, उस डिबेट का हिस्सा आप भी थे, और बात चल रही थी फ़लस्तीन और इजराइल पर, और उसमें मौलाना तौक़ीर रज़ा का जिक्र हुआ और आपसे सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। नहीं, उन्होंने, जो मीडिया वाले हैं, उन्होंने भी दोनों को जोड़ दिया, क्लब कर दिया, जबकि दोनों का बिल्कुल अलग ताल्लुक है। मैंने भी एक सवाल किया था कि हम हमास को यहाँ बैठ करके हिंदुस्तान में, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं दहशतगर्दी का, आतंकवादी का। तो हमने ये सवाल किया था कि हमारी जो अभी नई पार्लियामेंट बनी है, जिसमें जाने के बाद खुद पीएम मोदी ने कहा था कि अब तय होगा इस बातचीत से कि कौन किस तरफ बैठेगा, यहाँ ऐसा एक पूरा माहौल बनेगा। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी के एक चुने हुए सांसद और बीएसपी के एक चुने हुए सांसद कुंवर दानिश अली को उसी पार्लियामेंट में आतंकवादी कहा, ये बात कही थी। तो सर्टिफिकेट किसने दिया? क्या एक चुना हुआ मेंबर पार्लियामेंट, जिसको मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं ने वोट दिया अमरोहा में, तो उसको आपने आतंकवादी कह दिया और कोई खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई? आप देखिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके से सर्टिफिकेट बांट देने से कुछ नहीं होता। एक ज़माने से फ़िरका परस्त ताकतें हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी ठहराने पर लगी हुई हैं। तो क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है। आप देखिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान कदम कदम पे हुब्बुल वतनी का सबूत देता आया है, और वो देता रहेगा, और वो हिंदुस्तानी है। अगर उसको हिंदुस्तान में नहीं रहना होता, वो उसी वक्त चला जाता 47 में। अभी आपने कहा आइस्टर्न इजराइल का जो एक तरह से चला हुआ है, और यहाँ के मुसलमानों, यहाँ के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, तो एक तरीके से आपने जिस तरह लेना देना नहीं है, तो फिर ये जो है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जगह जगह जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या है? ये तनावपूर्ण माहौल तो खुद बना रहे हैं मुसलमान। नहीं, मुसलमान इसलिए नहीं बना रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है, अगर आप देखेंगे, कि मजलूमों के साथ खड़े रहें, और ये इंसानियत का तकाजा है कि जो मजलूम होगा उसके साथ हम खड़े होंगे, जो जालिम होगा उसकी मुखालफत करेंगे। ये जो तसव्वुर है, और ये हम नहीं बल्कि बीजेपी के जो एक बड़े लीडर, फाउंडर मेंबर आप कह लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने भी ये बात कही थी, और वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है, आप देख लीजिए, कि फ़िलिस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया है और उसको एक न एक दिन फ़िलिस्तीन को उसका हक देना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे। फिर आप देख लीजिए कि अगर इजराइल वाकई हक पर होता, तो क्या वजह थी कि 1992 तक इजराइल का सफारतखाना हिंदुस्तान में नहीं था? मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ। और अभी 22 तक आप देखिए कि हमारा जो मौक़िफ़ था वो फ़िलिस्तीन के साथ है, हिंदुस्तान का, इस मोदी सरकार में भी। वो कभी जो है, दोस्ती अलग चीज़ है, तजारत अलग चीज़ है, ठीक है, वो आप करें, लेकिन जहाँ तक फ़िलिस्तीन का ताल्लुक़ हिंदुस्तान से, महात्मा गांधी से लेकर के और अब तक, आप देखिए कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि, और अभी आप देख लीजिए कि जितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं वो इजराइल के खिलाफ हुए हैं, कि इजराइल जो है वो जालिम है। लेकिन उसके, आपने कहा फ़िलिस्तीन के साथ है, भारतीय फ़िलिस्तीन के साथ है, फिर इस तरह का विवाद क्यों पैदा हो रहा है भारत में? देखिए, ये पैदा किया जा रहा है जहनों को डाइवर्ट करने के लिए। इसको लग रहा है कि हिंदुस्तान की सियासत को जो है वो डाइवर्ट किया जाए, कोई न कोई चीज़ ऐसी तलाश कर ली जाए कि जिससे हमें यहाँ हिंदुस्तान में सियासी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आप देखिए कि हमास को मुसलमानों से पूछा जा रहा है, एक ही सवाल किया जा रहा है, जहाँ एक पूरी नरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है, क्या कि आप हमास के साथ हैं कि नहीं। पहले खुद कहते हैं एंकर जो हैं, पहले क्या कहते हैं कि हमास आतंकवादी है, ये कहते हैं, और जब सब कह चुकते हैं तो फिर जो डिबेट में शामिल होता है ख़ास तौर से, और डिबेट में जो शामिल नहीं है, आम मुसलमानों से भी जा करके मुस्लिम इलाक़ों में, मुस्लिम मकामात पर, वहाँ जा करके दाढ़ी टोपी वालों से पूछा जा रहा है आप हमास के साथ हैं कि नहीं हैं, आप हमास के साथ हैं। गोया कि अगर वो कह दे कि हम हैं, तो गोया हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादियों के साथ है। अमेरिका क्या कह रहा है कि हमास जो है वो अलकायदा से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये नैरेटिव सेट किया गया अमेरिका की तरफ से। हिंदुस्तान में वो चीज़ चलाई जा रही है, ठीक है, कि हमास जो है आतंकवादी है, और फिर उसके बाद मुसलमानों से पूछा जा रहा है। अच्छा,
एक मुद्दत से ये सबको पता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरा हिंदुस्तान फिलिस्तीन के साथ है। जब अचानक आप बदलेंगे इस तरीके से, तो जो कल तक फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वो आज अचानक इजराइल के साथ कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो एक चुनावी माहौल, स्टैंड इसको कह लीजिए, कि वो खड़ा किया जा रहा है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। मुमताज आलम रिजवी किसके साथ है ये बताइए? हमास के साथ है या फिर फिलिस्तीन के साथ है या फिर इजराइल के साथ? नहीं, हम हक के साथ हैं, हक के साथ हैं। और आतंकवाद जहां भी होगा, जिसकी तरफ से होगा, हम उसके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं कोई जान माल का नुकसान हो। अगर ये कैसे तय हुआ कि कौन हक पर है? नहीं, बिल्कुल तय होगा। पिछले 8 महीने से अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मुहासरा इजराइल ने कर रखा है और वो गजा को जिस तरीके से कैद खाना बना के रख दिया, जब आप किसी को बिल्कुल कैदी बना देंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा। ऐसा तो है कि नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां बैठ करके हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। जब तक हम वहां जा करके, और हमारा जो मीडिया गया भी है, गोदी मीडिया, वो इजराइल में बैठ करके पूरी रिपोर्टिंग कर रहा है, कैसे कर लेगा? या तो वो ऐसा मैकेनिज्म होता कि दोनों को बराबर से देखते। आप इजराइल की दावत पे इजराइल में बैठ करके आप सही रिपोर्टिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं होता है ऐसा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहां बैठ के हमें सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। और दूसरा, मैंने एक बात और कही थी कि ये कोई चुनावी मैनिफेस्टो नहीं है, ये कोई चुनावी जश्न नहीं हो रहा है कि आप जो अपने अपने तरीके से चीज़ों का ऐलान करें। जो विदेश नीति होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो बहुत ही ये कह लीजिए कि देरपा होती है, और उसको जल्दी जल्दी जो है वो नहीं बदला जा सकता। महामंडलेश्वर का बयान जो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, महामंडलेश्वर जानते हैं, यति नरसिंहानंद महाराज, तो उनकी वीडियो अभी वायरल है काफ़ी। वीडियो में कह रहे हैं कि हम इजराइल जाएंगे, इजराइल के एम्बेसी में अपील करेंगे कि इजराइल में उन्हें पनाह दी जाए और वो मिलकर जो है इन सब का मुकाबला करेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान आज़ाद है और यहाँ के लोग आज़ाद हैं, और अगर यति नरसिंहानंद जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। उन्हें अगर सरकार को लगता है कि इजाज़त देनी चाहिए तो सरकार डिपेंड कर, विदेश मंत्रालय हमारा देखेगा कि उनको जाने देगा कि नहीं जाने देगा। लेकिन उन्होंने अभी योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरीके से बातें कही, एक वीडियो आपने वो वाली भी देखी होगी कि क्या नहीं कहा। मतलब अगर खुदा न खास्ता अगर ये बात किसी मुस्लिम धर्म गुरु की तरफ से अगर ये बात आ जाती, अभी आपने मौलाना तौकीर रज़ा कह दिया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, उन्होंने अगर लगा के कही है, लेकिन उन पर एक खतरा मंडला गया, पूरी डिबेट आ गई। लेकिन यति नरसिंहानंद ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को, मतलब मैं वो लफ्ज़ दोहरा नहीं सकता, वो लफ्ज़ मैं दोहरा नहीं सकता। क्या वो वीडियो जो है योगी जी तक न पहुंचा होगा? लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं। तो देखिए, ऐसे लोग महामंडलेश्वर नहीं, कोई कुछ बना दिया जाए, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन वीडियो बनाते हुए इजराइल में पनाह लेने की बात कही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अभद्र भाषा का यूज़ किया, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, और जो है किताब, आसमानी किताब के बारे में, आसमानी किताब को वो शैतानी किताब बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा ना कि ऐसे लोग जो ना अपने हैं, ना दूसरों के हैं, ना किसी के हैं, तो ऐसे लोग दिमागी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। और उनके बारे में हम क्या बात करें, हम उनके तर्जुमान नहीं हैं। अगर गलत वो बोल रहे हैं तो जैसे हुकूमत गलत बोलने वालों के खिलाफ एक्शन लेती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा ना कि जब पार्लियामेंट में आप देखिए क्या लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया एक चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट के लिए, उस मेंबर पार्लियामेंट के लिए कि जो डिफेंस की जो कमेटी है, बहुत बड़ी कमेटी होती है, उसके मेंबर है कुंवर दानिश अली। और जब नई पार्लियामेंट में प्रवेश हुआ था तो आपने भी वो देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब अपोजिशन के लोगों से मिलने गए थे तो कुंवर दानिश अली से हाथ भी मिलाया था और कुछ देर तक उनसे बातें भी की, खैरियत दरियाफ्त की। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है जब उनकी पार्टी के मुखिया जो है मायावती को जब कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, तो फिर आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, मायावती ने भी ट्वीट किया, ठीक है, मायावती ने भी ट्वीट किया, आप भी कर देते ट्वीट। नहीं, देखिए, सबको अपना अपना तरीका होता है बात करने का। हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे हैं। हमें तकलीफ इस बात की है कि
ये जो संसद में या पार्लियामेंट में जब ऐसी कोई बात होती है, का यूज किया उसकी तकलीफ नहीं, वो हमारी जो पार्लियामेंट की गरिमा है, हाँ। जो उसकी एक वैल्यू होती है, हाँ। उसको ठेस पहुंची है। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत ही गलत तस्वीर जो है गई है। क्योंकि नई पार्लियामेंट जब बनी थी तो पूरी दुनिया की नज़र उसमें थी कि इसमें देखें कि जो खुसूसी इजलास बुलाया गया है, स्पेशल सेशन बुलाया गया है, तो उसमें क्या होता है। तो उसमें जब ऐसी चीज़ें आई हैं तो वो शर्मनाक थी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं किसी पार्टी या किसी एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक चुना हुआ संसद, एक चुने हुए संसद को जब ऐसी बात बोल रहा है तो फिर जो बाहर लोग हैं उनकी हम बात क्या करें, क्या उनकी बात करें? हम उनकी बात नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ जब एक चुनाव संसद जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, हालांकि वो गालियां सुन के रोने लगते हैं। एक लीडरशिप में ये जेब देता है कि वो जवाब देने के बजाय रोने लगे। नहीं, बिल्कुल रोए नहीं हैं। आप देखिए, बिल्कुल ये जो कह रहे हैं ना, वहाँ पे आप उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, वो ज़रा वीडियो देख लीजिए। वो मीडिया में आने के बाद सुनिए, जब मीडिया में उनसे पूछा गया तब उन्होंने ये कहा। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, देखिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, आप भी या हम भी, हमें जो है इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, इसी तरीके से सब देख रहे हैं यार। सबको लग रहा है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है। सबको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो दहशतगर्द। भाई अगर ऐसा नहीं है तो टीवी डिबेट में बुला करके ये साबित करने क्यों कोशिश की जा रही? क्यों बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप हमास के साथ हैं कि नहीं? आपको याद होगा एक बार फारूक अब्दुल्ला से एक टीवी डिबेट में ये सवाल कर लिया गया था, तो कि मतलब आप पाकिस्तान या आप इंडियन, तो उन्होंने कहा अरे आप कौन है? और फारूक अब्दुल्ला ने बहुत डांट लगाई थी इस बात को। लिटरेचर भरा पड़ा इस तरीके की बातों से। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम पे शक किया जाता है, हमें अफसोस इस बात का है कि हमने कदम कदम पर हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंसेस अगर इस देश में आज़ादी के बाद हुई हैं तो वो हमने की हैं। हर चीज़ में, आप गायकी के मैदान में देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स के मैदान में देख लीजिए, आप गवर्नेंस के उसमें देख लीजिए, आप हर चीज़ में देख लीजिए, आप मुसलमानों को सरे फहरिस्त पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हम पे एतमाद नहीं किया जा रहा। अफसोस इस बात का होता है। चलिए मुमताज साहब, बात करते हैं फ़लस्तीन और इजराइल पे जो जंगबंदी जारी है, अब बहुत नुकसान हो चुके हैं। अब बात की जाए अमन की, किस तरह अमन कायम हो। आप भी मीडिया डिबेट में जाते हैं, इस बात को आप बिल्कुल पहले रखें कि अमन कायम हो। और बहसें तो होती रहती है, लेकिन अब जो है बहुत दिन हो गए, नुकसान दोनों तरफ ज़्यादा है। इधर और उधर कंपैरिजन ना करें बल्कि अमन की बात करें। देखिए, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ यही रहा है। और अभी P20 में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने आतंकवाद की मजम्मत की और ये कहा कि दुनिया के अलग अलग मकामात पर इस तरीके की सूरत हाल है जो नहीं होनी चाहिए, अमन कायम करने चाहिए। और वासुदेव कुटुंबकम का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि दुनिया विकास के रास्ते पर अमन के जरिए जा सकती है। और यही वजह है कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई तो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ जो है एक सालसी की तरफ रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हम जो इधर उधर डिबेट हो रही उस पर आप मत जाइए, जो रिपोर्टिंग हो रही है और क्या क्या उस पर मत जाइए। लेकिन जब आप हिंदुस्तान को देखेंगे, हिंदुस्तान के PM को देखेंगे, उनके बयान को सीरियसली देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हमारा मौक़िफ़ आज भी है कि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है। और जल्द अज जल्द जो आलमी बरादरी है वो उनको सामने आना चाहिए। यूनो जो सिर्फ जो है वो अपील करता रहता है, उसको भी चाहिए कि फौरी तौर पर कोई एक्शन ले। और ताकि ये जो मसला खड़ा हुआ है, ये क्यों खड़ा हुआ है? पिछले 8 महीने से आप देखिए कि जो मुहासरा किया गया है, क्या इसको दुनिया नहीं देख रही थी? क्या इसको अक़वाम मुत्तहिदा देख नहीं रहा था? तो उस वक्त क्यों कोई पेशकदमी नहीं की? हमेशा जो है दबाव में अक़वाम मुत्तहिदा, तो अगर ये कहा जाए कि साहब ये किसी काम ही का नहीं बचा है, जैसे हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन हो गए हैं, मतलब क्या मतलब है इनका? कोई इनके होने न होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है। और आज भी वही हमें लग रहा है। तो कम से कम UN जो दुनिया जिसकी तरफ देखती है उसको कुछ तो करना चाहिए। हाँ, कुछ तो करना चाहिए। बार बार जो है जो जंगी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी इजराइल करता है और इसके बावजूद कुछ नहीं होता है।
मुस्लिम ममालिक से क्या कहना चाहेंगे जो लगभग चुप्पे साधे हुए हैं, लोग खुल के सामने नहीं आ रहे? देखिए, इतना आसान नहीं होता है कि अचानक कोई कहीं पे कुछ हो जाए और सब टूट पड़े। इस तरीके से नहीं होता है। बात टूट पड़ने की बात नहीं, बात है अमन की बहाली। नहीं, देखिए, ईरान भी बोल रहा है, सऊदी ने भी फिलिस्तीन की बात की है, टर्की भी बोल रहा है, उधर लेबनान भी है, और अभी वर्ल्ड मुस्लिम लीग की मीटिंग भी बुलाई गई है कि इस चीज़ को कैसे हल किया जाए। इसका वाहिद तरीका ये है कि फ़िलिस्तीन का जो हक़ है वो फ़िलिस्तीनियों को दिया जाए, और जो इज़राइल का जहाँ तक है वो इज़राइल भी अपने हिस्सों को ले, और अपना वो अगर ताकतवर है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, और तमाम चीज़ों में महारत रखता है, वो ठीक है, वो अपना करे। लेकिन ये कि ये अगर वो सोचे कि पूरे फ़िलिस्तीन को, अरब ख़ित्ते को कब्ज़ा कर लेगा और वो फिर सुकून से रह लेगा, तो देखिए फिर क्या होता है। फिर यही होता है कि आयरन डोम, जिस पे बहुत बड़ा गुरूर था, बहुत नाज था, फिर आयरन डोम भी टूट जाती है, फिर कुछ नहीं होता है, फिर मोसाद भी फेल हो जाता है, जो दुनिया का माहिर जो है, ऐसा लग रहा है कि राज रखने वाला है, खुफिया एजेंसी मानी जाती है, फिर वो भी नाकाम हो जाती है, फिर कुछ नहीं चलता है। देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा, कुछ भी काम नहीं आता है। तो इसलिए ये ख्वाब देखना इजराइल बंद कर दे, बिल्कुल ये सही नहीं है। और ख़ुद मैं आपको बता दूं, वो तस्वीरें आपको नहीं दिखाई जा रही कि इजराइल में भी जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सह्यूनी नहीं है, जो असल इजरायली हैं, यहूदी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जिसका जो हक है वो उसको दिया जाए और ये लड़ाई ख़त्म की जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि अमन की बहाली के लिए लोग सामने आए और अमन कायम करें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि इसमें हिंदुस्तान का बहुत अहम रोल होगा, और जो हमारे विदेश मंत्रालय ने जो रास्ता इख्तियार किया है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, दरअसल यही बुनियाद बनेगा। और हिंदुस्तान को चाहिए, और जो इधर उधर बोल रहे हैं लोग, उनको भी पार्टी नहीं बनना चाहिए। हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान है, शनाख्त है, शांति और अमन के लिए। ठीक है, भारत अमन के लिए जाना जाता है, वासुदेव कुटुंबकम। और इसके अलावा हमारा जो सद्भावना कमीशन है, इसके अलावा जो गांधी का देश है, ये आप देखिए, आप छुटपुट लोगों पे मत जाइए। अगर आज दुनिया में मतलब फिर नफरत की बात है। नहीं, ये जो नफरती चिंटू हैं, इनकी बात मत कीजिए, इनसे कुछ नहीं होता है, इनसे कुछ नहीं होता। बल्कि जो हमारा एक थॉट है हिंदुस्तान का, ठीक है, वो थॉट्स जो है वो गांधीयाई है। चलिए, उम्मीद करता हूँ भारत एक अमन पसंद देश है और भारत का भूमिका बहुत अहम रहेगा। दोनों मुल्कों में अमन की बहाली के लिए लोग आगे आएँ और पूरी दुनिया के हुक्मरान भी इस पर गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 91 के फेसबुक लाइव। मेरे साथ मुमताज़ आलम रिजवी थे, मैं हूँ मेहताब खान। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।